Hello everyone, I'll be teaching you Technical Communication Unit 1 that is Introduction of Technical Communication. तो इसके अंदर हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हैं नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, फिर जनरल एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन में डिफरेंस, नेचर एंड फीचर्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, 7 C's वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ टीसी, स्टाइल्स ऑफ टीसी. देन नेक्स्ट पार्ट में वील कवर हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन and computer aided technical communication and formal communication. Introduction. तो अगर मैं पूछूं कि कम्युनिकेशन क्या है, सो देर आर सेवरल डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन. एक्सचेंज ऑफ मीनिंग, चेंज ऑफ मीनिंग्स मतलब मीनिंगफुल बातों के आदान प्रदान को कम्युनिकेशन कहते हैं. देन पर्पस ऑफ इंटरचेंज ऑफ एक्सप्रेशन रिजल्टिंग इन अंडरस्टैंडिंग, मतलब जिसने भेजा है मैसेज और जिसने रिसीव किया है उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए किसी पर्पस से अगर हम अपने एक्सप्रेशंस को इंटरचेंज करते हैं या अपने एक्सप्रेशंस को एक्सचेंज करते हैं उसे भी कम्युनिकेशन कहेंगे. या फिर हम ऐसा कह सकते हैं एक ऐसा इंटरैक्टिव प्रोसेस जिससे कि इसमें सेंडर और रिसीवर सेम लैंग्वेज यूज़ करते हों और उसके थ्रू एक मीनिंगफुल बात का एक्सचेंज हो रहा हो. तो ये तीनों डेफिनेशंस हम यूज़ कर सकते हैं टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ टेक्निकल कम्युनिकेशन. तो अगर हम एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाते हैं, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब अगर हमारी बात, हमारा मैसेज रिसीवर को सही से पहुंच पाता है, समझ पाते हैं वो, तो हम प्रोफेशनल और अपनी पर्सनल लाइफ दोनों में ही बूस्ट ला सकते हैं, मतलब हमारी दोनों ही अच्छी हो सकती हैं. नाउ टेक्निकल कम्युनिकेशन का ये मतलब है कि कम्युनिकेशन, लेकिन ऐसी कम्युनिकेशन जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में हो, तो हम उसे टेक्निकल कहेंगे. टेक्निकल मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ टेक्नोलॉजी रिलेटेड, इसका ये मतलब है कि कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सो जनरल कम्युनिकेशन एक जनरल मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए होता है, लेकिन टेक्निकल कम्युनिकेशन मतलब एक स्पेसिफिक मैसेज अगर हमें ट्रांसफ़र करना हो तो उसी के लिए स्पेसिफिक ऑडियंस भी होगी जो कि उसको समझने के लायक होगी. इसको टेक्निकल कम्युनिकेशन कहते हैं. और टेक्निकल कम्युनिकेशन यूजुअली फॉर्मल ही होती है, जनरल यूजुअली इनफॉर्मल होती है. एंड इट डज़ नॉट फॉलो एनी सीक्वेंस, कभी भी कोई भी बात करी जा सकती है, कोई प्रॉपर एजेंडा नहीं होता, प्लानिंग नहीं होती. लेकिन टेक्निकल कम्युनिकेशन में यूजुअली एक प्लानिंग होती है, एक पहले से एजेंडा बनाया जाता है, उसके हिसाब से हमें अपना मैसेज ट्रांसफ़र करना होता है. तो ये ओरल या रिटर्न दोनों हो सकती है टेक्निकल कम्युनिकेशन, लेकिन जनरल ज़्यादातर ओरल ही होती है. जनरल में हमें कॉम्प्लेक्स वोकेबुलरी या किसी भी तरह की जार्गन की ज़रूरत नहीं है, टेक्निकल टर्म्स की ज़रूरत नहीं है. लेकिन टेक्निकल कम्युनिकेशन में हमें टेक्निकल टर्म्स यूज़ करनी पड़ जाती हैं. नाउ एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. एलिमेंट्स मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके बिना कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती. तो सबसे पहले एक मैसेज हमें चाहिए होगा जो कि मेन चीज़ है. देन उसे भेजने वाला सेंडर. एनकोडिंग मतलब प्रिपरेशन ऑफ दैट मैसेज, उस मैसेज को हम कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं. देन एक चैनल जिसके थ्रू वो मैसेज पहुंचाया जाएगा, जैसे कि टेलीफोन हो गया, लेटर हो गया या कोई भी बुक्स हो गई ऐसे. देन वो मीडियम क्या है, वो रिटन है या फिर वो ओरल है. देन उस मैसेज को समझने वाला, रिसीव करने वाला एक रिसीवर ही होगा. एंड देन जब वो उसे समझेगा, वो कैसे समझेगा, डिकोड करके. तो डिकोडिंग भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. जब वो उसे समझ जाता है तो वो एक एक्शन लेता है, उसका कोई ना कोई एक रिस्पॉन्स होगा और फिर बदले में इन दी एंड एक कंक्लूजन निकलेगा, उसके हिसाब से उसका फीडबैक होगा या हम कह सकते हैं आंसर. नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब ऐसी क्या बेसिक चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन में हमें देखने को मिलेंगी ही, जिसकी बेसिस पर कम्युनिकेशन होती है. तो सबसे पहली बात कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटीग्रल पार्ट है. इट मीन्स किसी ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए कम्युनिकेट करना पड़ेगा. इट इज़ टू वे, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑकर्स. देन इट इन्वॉल्व्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑल्सो. कभी कभी कम्युनिकेशन में इनफॉर्मल भी होती है, इवन टेक्निकल में भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी पावरफुल मीडिया. ऐसे भी जो भी बात करी जाती है वो बहुत तेज़ी से फैलती है. इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, डायरेक्ट होती है और इसका इफ़ेक्ट भी ज़्यादा पड़ता है. इसको ग्रेप वाइन कहते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट ऑकर्स ऑन पर्सनल लेवल. देन लिसनिंग स्किल्स भी डेवलप होती है एंड लिसनिंग स्किल्स डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन का वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. क्योंकि जब तक कोई सुनेगा नहीं, स्पेशली इन ओरल कम्युनिकेशन, तब तक समझ में नहीं आएगा कि मैसेज क्या पहुंचाया है, तो फिर इफेक्टिवनेस नहीं रहेगी. देन देयर इज़ अ रिजल्ट एंड कॉज बिहाइंड अ कम्युनिकेशन, बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ अ मीन्स टू एन एंड. क्योंकि एक कंक्लूजन निकालना पड़ता है, एक रिजल्ट की वजह से हम कम्युनिकेट करते हैं.
So it is result oriented and helps in the smooth operation of communication. Then we need clarity. It is very basic कि अगर हमें कोई भी मैसेज ट्रांसफ़र करना है so it should be very clear to understand. Then it can be internal and external. इंटरनल मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन या मैं कहूँ एक ग्रुप के अंदर के लोगों में जो कम्युनिकेशन होगी उसको हम इंटरनल कहते हैं, और एक्सटर्नल मतलब एक ग्रुप के बाहर जो होती है, ग्रुप के ही लोगों की ग्रुप के बाहर जो कम्युनिकेशन होगी. देन स्पेसिफिक कम्युनिकेशन एक स्पेसिफिक पर्पज़ की वजह से होती है एंड इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब आउट ऑफ द कंटेक्स्ट कुछ नहीं होता, एंड अनप्रोडक्टिविटी. एंड देन लास्ट में ऑनेस्टी. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करें so that we can create trust in the receptors and it helps in effective communication. तो हमारा एंड गोल क्या है? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन. तो अब हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स क्या हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उससे क्या क्या फ़ायदे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो वी क्रिएट अंडरस्टैंडिंग, आपस में समझौता करने के लिए बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स. इसका मतलब लड़ाई सुलझाने के लिए, किसी भी तरह की बहस को सुलझाने के लिए हम कम्युनिकेट करते हैं. टू इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी, आपस में बात करेंगे, टास्क असाइन करेंगे तो उससे किसी भी चीज़ की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है. इंटरव्यूज़ और कंसल्टेशन के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. कम्युनिकेट इसलिए भी करते हैं टू सपोर्ट ईच अदर, टू बिल्ड मोरल एंड टू ऑल्सो बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन ईच अदर. Then we also develop listening habits when we communicate. Receptor build listening habits and it overall improve effectiveness. हमारे काम की effectiveness भी इसी से बढ़ती है जब हम communicate कर करके काम करते हैं. अब जैसे हमारे benefits हैं वैसे ही हमारे objectives भी हैं communication के. मतलब हम communication करते ही क्यों हैं? Then इन्हीं benefits को achieve करने के लिए करते हैं. देन वी कैन से टू मेंटेन ह्यूमन रिलेशंस, आपस में एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, ह्यूमन रिलेशन मेंटेन करने के लिए. टू शो एम्पैथी मतलब एक दूसरे को केयर दिखाने के लिए. देन टू परसुएड, टू इन्फ्लुएंस किसी को भी मनाने के लिए, माइंड वॉश करने के लिए, उसके लिए भी. टू से एनी स्टेटमेंट, टू कीप एनी डायलॉग. देन इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए किसी भी तरह की स्टैटिस्टिक्स को. कुछ सजेशन अगर हमें देना हो या कोई एडवाइस देनी हो, कोई हमें शिकायत हो, वो भी हम कम्युनिकेट करके ही बताते हैं. एंड देन टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एनीबडी. अगर हमें कम्युनिकेशन अच्छी करनी है, अगर हमें कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव करना है तो हमें क्या करना चाहिए. सपोज़ आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो लेकिन आप कुछ भी नहीं बता पा रहे. ऐसा बहुत बार होता है, बच्चे कुछ भी नहीं बता पाते हैं एंड दे गिव वेरी वर्स्ट प्रेजेंटेशन. सो व्हाट दे कैन डू टू मेक इट वेरी इफेक्टिव, टू मेक इट अ गुड कम्युनिकेशन. देयर मैसेज शुड बी क्लियर, इट शुड बी अ मीनिंगफुल मैसेज एंड द मैसेज शुड बी कंप्लीट, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए. देन कंसिस्टेंसी, हमारे मैसेज में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, बीच में बड़े बड़े पॉज नहीं होने चाहिए या फिर हमें आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बात नहीं करनी चाहिए. इंटीग्रेशन का मतलब है कि पूरी ऑडियंस को एक साथ लेकर अपने मैसेज को हमें डिलीवर करना चाहिए. देन जहाँ नेसेसरी हो, अगर हम वहाँ पर अपनी इनफॉर्मल अप्रोच रखते हैं तो उससे हमारा मैसेज थोड़ा और पर्सनल हो जाता है, ट्रांसमिशन फास्ट हो जाती है. देन टू वे कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम बहुत इंटरेक्टिव सेशन रखें, दोनों तरफ के लोगों को बात करने का मौका मिले, अपने मैसेज को रखने का मौका मिले, और हमें पता होना चाहिए कि ऑडियंस किस तरह की है. हम ऑडियंस के हिसाब से ही हमेशा अपने मैसेज को ट्रांसफ़र करेंगे. देन देयर इज़ ऑलवेज अ राइट टाइम. देन मैसेज शुड बी सिंपल मैसेज ज़्यादा अच्छे से डिलीवर होता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है. एक चैनल और नेटवर्क हमें वही यूज़ करना चाहिए जो कि बेस्ट हो, मोस्टली प्रेफरेबल हो और लोगों को उसकी आदत हो. अगर लोगों को प्रेजेंटेशन देखने की आदत है सो चूज़ प्रेजेंटेशन टू डिलीवर योर मैसेज. देन एक मीडियम हमें अच्छा चूज़ करना है, या तो ओरल होगा या फिर रिटन होगा, ये डिपेंड करता है किस तरह का कम्युनिकेशन है. फिर हमें फीडबैक और रिस्पॉन्सेज भी अलाउ करने चाहिए टू नो योर परफॉर्मेंस. सो नेक्स्ट वी सी इज 7 C's. सो ये एग्ज़ाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी आए सो वी कैन इंक्लूड इट एनी वेयर इन आर एग्ज़ाम बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ क्रेडिबिलिटी, कंटेक्स्ट, कंटेंट, clarity, consistency, channels and capability.
नाउ लेट अस सी कि इनके मीनिंग्स क्या हैं. क्रेडिबिलिटी मीन्स बिल्डिंग ट्रस्ट इन योर ऑडियंस, ताकि आपकी ऑडियंस वो सब कुछ सच माने जो कि आप बोल रहे हो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. नाउ कंटेक्स्ट का मतलब है जो भी आप मैसेज भेजो, जो भी आप मैसेज ट्रांसफ़र करो, वो रिलेटिव होना चाहिए. आपका जो भी गोल है उसके अग्रीमेंट में हो, कोई इधर उधर की बात नहीं हो, सब कुछ एक लाइन में और अप्रोप्रिएट मैसेज हो. देन मीनिंगफुल मैसेज, एक मीनिंगफुल कंटेंट ही अच्छा कंटेंट है. क्लैरिटी मतलब क्लियर एंड टू द पॉइंट मैसेज. कंसिस्टेंसी का मतलब है कि कोहेरेंट हो, सारी बातें एक दूसरे से रिलेट करती हुई हों. कंटिन्यूअस मैसेज. चैनल्स हमें वही यूज़ करने चाहिए जो कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं और लोगों को उसकी आदत हो. देन कैपेबिलिटी मतलब ऑडियंस की कैपेबिलिटी क्या है, उनका लेवल, उनका स्टेटस क्या है. अगर ऑडियंस को इंग्लिश समझ में आती है देन यूज़ इंग्लिश, अदरवाइज यूज़ द लैंग्वेज दैट दे प्रेफर. तो ऑडियंस की कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि कम्युनिकेशन की क्या कॉम्प्लेक्सिटी है. नाउ अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन. ये इंपॉर्टेंट है. टेक्निकल कम्युनिकेशन के क्या फीचर्स होंगे? एक तो ऑडियंस, देन ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज, फॉर्मेट, स्टाइल एंड विजुअल एड्स. इट मीन्स कि हमें ये सब चीज़ें बहुत सोच समझ के चूज़ करनी चाहिए. इन सब बातों को ध्यान में रख के हमें टेक्निकल कम्युनिकेशन करनी चाहिए. सो फर्स्ट, ऑडियंस मीन्स हमेशा टेक्निकल कम्युनिकेशन के लिए एक स्पेसिफिक ऑडियंस होती है और उसी हिसाब का हमारा कंटेंट होता है. ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज का मतलब ये है कि लैंग्वेज और हमारी ओवरऑल जो मैसेज है वो रेलिवेंट होगा. हमारे इमोशंस हमारी लैंग्वेज में दिखने नहीं चाहिए. हमें सब्जेक्ट को जिसके बारे में हम बोल रहे हैं उसकी अनरीजनेबल इंटरप्रिटेशन नहीं बतानी चाहिए. सो दिस इज़ व्हाट ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज मीन्स, यानी रेलिवेंट. देन फॉर्मेट मीन्स एक प्रेजेंटेशन, एक हमारा स्टाइल होता है, वो अप्रोप्रिएट हो, ऐसा हो कि ऑडियंस को हमारी समझ में आ जाए. सो इट इज़ ईजी टू स्कैन फॉर द ऑडियंस कि हम कहना क्या चाहते हैं, ये बात उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए. तो हमें फॉर्मेट ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए. देन स्टाइल मीन्स कि हम किस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स है या उसमें जार्गन्स ज़्यादा हैं या कम हैं, हमने अपनी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन कैसी करी है, पूरा हमारा लेआउट क्या है. और इन द एंड ये सब एग्जैक्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए. हमारा स्टाइल तभी अच्छा माना जाएगा. देन विजुअल एड्स मीन अगर हम अपने मैसेज को ग्राफ्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे सो इट वुड बी बेटर. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन को हम 5 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. सो फर्स्ट इज़ इंट्रापर्सनल, सेकंड इज़ इंटरपर्सनल, देन ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशनल एंड मास कम्युनिकेशन. सो इंट्रापर्सनल का मतलब है जब हम आपस में अपने आप से ही, खुद से ही बात करते हैं. सो दैट इज़ इंट्रापर्सनल, मतलब अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इट काउंट्स अंडर इंट्रापर्सनल. इंटरपर्सनल मतलब आपस में दो लोग जब बात करते हैं. ग्रुप में स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन भी आती है और लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन भी आती है. ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो फॉर्मल है या फिर वो इनफॉर्मल है. कम्युनिकेशन मतलब इनफॉर्मल या फॉर्मल. देन मास कम्युनिकेशन मतलब जब हमें अपनी बात बहुत बड़ी ऑडियंस में दूर दूर तक फैलानी होती है, देन इट इज़ मास कम्युनिकेशन. लेकिन इन सब की इम्पोर्टेंस क्या है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? इनकी ये सबकी यही इंपॉर्टेंस है दैट इट हेल्प्स इन बिल्डिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन पीपल, स्मूथ वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, डिसीजन मेकिंग हमारी अच्छी होगी इससे. देन कॉपरेशन बिटवीन पीपल, हम बात करेंगे तभी तो कॉपरेशन आएगा. लीडरशिप मीन्स लीडर लीड ही करेगा कम्युनिकेट करके, एक दूसरे का मोरल हम ऐसे ही बढ़ाते कम्युनिकेट करके. इन सबसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है. मैनेजरियल इफिशिएंसी मतलब अगर कोई मैनेजर होगा तो वो कम्युनिकेट करके ही अपने टास्क असाइन कर सकता है या कोई भी फीडबैक देना लेना कर सकता है. नाउ एक नोट है कि टेक्निकल कम्युनिकेशन एक दिन में सीखने की चीज़ नहीं होती है. इट नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस.
सो जब मैं कहती हूँ टेक्निकल कम्युनिकेशन, तो हमें कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए कि हमारे कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहे, स्पेशली टेक्निकल कम्युनिकेशन मैंने बताया था क्या होता है, जब हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर टॉपिक, जब हमारा एक मेन कोई मकसद होता है, मेन मोटिव होता है, तब सो वो इफेक्टिव जब होगी जब हम पॉजिटिव मैनर में अपना मीनिंग कन्वे कर पा रहे हैं, रिसीवर वही एग्जैक्टली समझता है जो आप उसे समझाना चाह रहे हो। इट मीन्स करेक्ट इंटरप्रिटेशन, और जो हमारी इंटेंशन है वो वही समझता है। सो दैट इज़ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्योंकि उससे आपका गोल कंप्लीट हो रहा है। सो दैट इज़ हाउ वी डू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ कम्युनिकेशन नॉइज। तो हम फॉलो करेंगे शैनन वीवर मॉडल टू अंडरस्टैंड कि कम्युनिकेशन नॉइज क्या होती है। एक सेंडर होगा एंड सेंडर विल ट्रांसमिट अ सिग्नल। फिर वो जो सिग्नल होगा वो किसी मीडियम के थ्रू होगा, एक चैनल होगा, मतलब मीडियम यानी ओरल या फिर रिटन होगा, लेकिन एक चैनल होगा जिसके थ्रू वो सिग्नल भेजा गया है, एंड देन सिग्नल को रिसीव करने वाला रिसीवर होगा। बट उस चैनल के अंदर कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, यानी नॉइज़ होने की वजह से, उस मैसेज का डिस्ट्रक्शन हो गया। तो वो जो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हुआ है मैसेज में, तो उसको नॉइज़ कहते हैं। बेसिकली नॉइज़ प्रेजेंट होती है चैनल के अंदर। सपोज़ मेरा चैनल था फ़ोन कॉल, बट बिकॉज ऑफ वेदर प्रॉब्लम्स वो कॉल के अंदर कुछ प्रॉब्लम आई और मैसेज मेरा पहुंच नहीं सका, सो इट विल क्रिएट सम अनवांटेड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो नॉइज़ भी अलग अलग तरह की हैं। तो साउंड की वजह से जो होगी, साउंड। देन कल्चरल डिफरेंसेस, अगर सेंडर एंड रिसीवर के अलग अलग कल्चर होंगे तो वो एक दूसरे की बात नहीं समझ सकते। देन डिफरेंट आउटलुक्स, इसका मतलब कि जब पर्सनैलिटीज़ अलग अलग हैं और परसेप्शन अलग अलग हैं तो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। देन टेक्निकल नॉइज़, मतलब किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से नॉइज़, जैसे मैंने अभी एक कॉल का एग्जांपल दिया था। देन विजुअल नॉइज़, मतलब किसी फिजिकल डिस्टर्बेंस की वजह से जब नॉइज़ होती है। इसके एक एग्जांपल ना बहुत फेमस, कि अगर क्लास के अंदर कोई लेट कमर आएगा, देन लेक्चर पे से सबका ध्यान हट के उस लेट कमर पे चला जाएगा। सो दैट इज़ अ विजुअल नॉइज़। देन सोशल नॉइज़ का मतलब, अगर किसी के अंदर कॉन्फिडेंस कम है या मोटिवेशन कम है, या उसका जो सोशल परसेप्शन है वो थोड़ा अलग है, तो भी सामने वाले को बात समझ में नहीं आएगी, उससे भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं।